Good morning, everyone. So last time we have completed Unit 4 in our subject. So today onwards we'll be starting with Unit 5, and Unit 5 will hardly take 3 lectures. So matlab 2 to 3 lectures are more required to complete Unit 5, and with Unit 5 we'll be completing with our syllabus as well. So जो भी हम लोगों के first 4 units हुए हैं, is there any doubts from any one of you? Any topic where you will be facing any errors? I mean, any issue, any doubts? बोलो. ठीक है. So once we finish with our syllabus, मैं अपना जो lectures है वो तो complete हो जाएगा, and हम लोग एक doubt solving session रख देंगे जो हम लोगों का after some time होगा. So till that point of time आप लोग जो भी हम लोग के लेक्चर्स हुए वो रिवाइज कर सकते हो. तो अभी 2 लेक्चर्स पकड़ लो, आज का कल का, एंड मैक्सिमम नेक्स्ट वीक और एक लेक्चर रिक्वायर्ड होगा अगर रिक्वायर्ड हो तो. अदरवाइज़ हम लोग का आज एंड कल के लेक्चर में मोस्टली हम लोग का मनीष भाई, मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम जब आप लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था ना, तो मैंने बोला था कि आपके क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो आप सीआर को बताओ, तो उसके हिसाब से आई विल कंडक्ट वन लेक्चर लाइक विच प्रॉब्लम यू आर फेसिंग और विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट मी टू डिस्कस. बट आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम सीआर. सो आई थिंक आप लोगों ने शायद कोऑर्डिनेट नहीं किया है, या पता नहीं मुझे, और आज भौमिक है ही नहीं यहाँ पे. तो आप लोग एक बार देख लो, एक बार एटलीस्ट आप लोग डिस्कस कर लो एंड लेट मी नो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपके डाउट्स है. तो आई विल कंडक्ट वन लेक्चर. तो अगर पॉसिबल रहेगा तो कल ही हम लोग एक लेक्चर कंडक्ट करते हैं ऑन प्रोजेक्ट टॉपिक. सीआर नहीं आया ना अब तक, सीआर है ही नहीं. ठीक है. एनी अदर सीआर, एनी अदर सीआर जो यहाँ पे है? नहीं, आई थिंक ठीक है. हाँ, ओके. सो आप लोग कोऑर्डिनेट कर लो, एंड जो भी आपको डाउट्स है ना वो सिर्फ एक बार मुझे कन्वे कर दो, तो उसके हिसाब से आई विल कंडक्ट वन लेक्चर ना, कि एग्जैक्टली आपको प्रोजेक्ट क्या आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड है. बिकॉज प्रोजेक्ट क्या होता है वो तो ऑलरेडी आपको कॉलेज से बता हुआ ही है, तो उसमें तो मुझे आपको अलग से वापस बताने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, जो स्पेसिफिक डाउट्स है आपके वो आप मुझे कन्वे करो, तो उसके हिसाब से आई विल प्लान माई लेक्चर, तो आपको प्रॉपर हेल्प हो जाएगा. एल्स मैं कुछ बोलूँगा वापस वही सेम रिपीट करूँगा जो कॉलेज में बताया, तो मतलब ही नहीं होगा. ओके. सो बाई टमोरो एटलीस्ट आस्क सीआर, या फिर आप सब तो मेरे कांटेक्ट में है ही, तो आप लोग कोऑर्डिनेट करके जो भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो और उनके जो कॉमन उनको इश्यूज़ है वो मुझे कन्वे कर दो, तो मैं कल का लेक्चर एक जो है वो प्रोजेक्ट पे रख दूँगा. इट्स फाइन विथ मी. ठीक है. सो चालू करते हैं हम लोगों का जो आज का लेक्चर है वो. सो आज हम लोगों को फ्रॉम यूनिट 5, ये लास्ट पार्ट है हम लोगों का, एंड बहुत बेसिक से चैप्टर्स है अभी, जो लास्ट के हम लोग के 2-3 चैप्टर्स है. सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, वर्किंग इन टीम. और यूनिट 5 में मेनली जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं ना, रिमेंबर कि वो टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज भी अगर अप्लाई करेंगे, कॉमन सेंस भी अगर अप्लाई करेंगे, स्टिल यू कैन आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस लास्ट यूनिट. तो एज वी कैन सी, वर्किंग इन टीम्स बहुत सिंपल है. आपको एक टीम जो है वो बना के रखना है, टीम में मोटिवेशन रखना है. टीम मेंबर्स जो है अगर वो कोई बहुत अच्छा काम करता है उनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे. कोई अगर प्रॉपर अपने आउटपुट नहीं दे पा रहा है तो हम लोग उनको एनकरेज करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है तो वो प्रोवाइड करेंगे. वही अच्छी बात है. सो एज यू कैन सी, बिकमिंग अ टीम क्या क्या होगा, 5 स्टेजेस आते हैं. फॉर्मिंग अ टीम, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. तो ये 5 पॉइंट्स है. क्या क्या होता है वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. क्लासिफिकेशंस में
अब ये दो बंदे जो है इन्होंने बनाया था ये 5 जो क्लासिफिकेशंस है ये टकमैन करके एंड जेंसन करके। तो आपको अगर नाम याद रहते तो इट्स ओके, नहीं याद रहते देन टू इट डजंट मैटर। आपको ये 5 जो पॉइंट्स है वो याद रहने चाहिए। पहला तो फॉर्मिंग अ टीम, तो क्या बोला है, मेंबर्स ग्रुप गेट टू नो वन अनदर एंड ट्राई टू सेट अप सम ग्राउंड रूल्स अबाउट द बिहेवियर। ग्राउंड रूल्स मतलब एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये प्रॉपर, ये दिस आर द प्रोफेशनल वेज जो आपको फॉलो करने हैं। और वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, आप भले फ्रेंड्स रहेंगे बट एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, तब आपका काम जो है वो ऑन टाइम एंड सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। स्टॉर्मिंग में क्या होगा, अगर स्टॉर्मिंग मतलब अगर कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बराबर है, तो वो जो कन्फ्लिक्ट्स है ना वो आपको बढ़ाना नहीं है, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट्स को होगा वैसे ट्राई करना है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। बिकॉज कन्फ्लिक्ट्स जितने जल्दी सॉल्व हो जाएंगे ग्रुप मेंबर्स के बीच में, उतना जल्दी आपका काम और एफिशिएंटली होते जाएगा। एंड ट्राई ऐसे करना है हम लोगों को, ये पैटर्न फॉलो करना है जहाँ पे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स ना हो। दैट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, देन नॉर्मिंग, नॉर्म्स रहेंगे। नॉर्म्स मतलब रूल्स रहेंगे। क्या बोला है, कन्फ्लिक्ट्स आर लार्जली सेटल्ड एंड फीलिंग ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एमर्जेस। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नहीं चाहिए कि आप इंडिविजुअल। यस सर एक्चुअली वो सीआर मैसेज करके बोल रहा है सर कि लाइक वो काफी टाइम से रिक्वेस्ट डाला है सर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप एक्सेप्ट शायद नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, मुझे वो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है ना, मुझे आया ही नहीं है पॉपअप मैसेज। तो शायद क्या पता, अच्छा आप लोग जो भी आते हैं देखो आपको वो बेल जैसा साउंड सुनाई देगा, तो बेल जैसा साउंड आया ही नहीं है ना, उसी के साथ वो रिक्वेस्ट आता है। तो अब जब से मैं बोल रहा हूँ तब से भी कोई बेल जैसा साउंड आप लोगों को भी नहीं सुनाई दिया ना। हाँ सर। एक बार एक अच्छा काम करो, जो लिंक से आपने ज्वाइन किया है ना वो वाला लिंक उसको शेयर कर दो। आज वो मॉर्निंग में मैंने लिंक डाला, उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था। हाँ रोहित, तो जो एक वर्किंग लिंक है ना वो उसको शेयर कर दो ना, क्योंकि मैंने वो। हाँ सर, बस कर देता हूँ। ओके, सो ये नॉर्मिंग वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल कोई कितना भी एक्सपर्ट रहेगा, कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा है और या फिर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग एक ग्रुप वाला जो एक फीलिंग है वो यहाँ पे रहना चाहिए। परफॉर्मिंग मतलब परफॉर्मेंस जो है वो ग्रुप का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको। मोर एम्फोसाइज शुड बी ऑन टास्क जो आप कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं, ये होगा। नेक्स्ट, मतलब एक बार अगर काम हो गया, रिमेंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर एक काम कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है और एक टीम आपका बन गया, सो इट डजेंट मीन्स कि अभी वही टीम कंटिन्यूस आप सालों तक चलाओगे। बिकॉज मेनली क्या होगा कि अगर आपको सर्टन टीम जो भी आपका है फ़िलहाल के लिए, तो अगर ये काम होने के बाद में हम लोग नए टीम्स बनाएंगे जो नए प्रोजेक्ट से सूटेबल रहेंगे। अगर हम लोग एक ही टीम को कंटिन्यूस अगर चलाते रहते हैं तो बहुत बार प्रॉब्लम ये होगा कि वो टीम मेंबर्स या वो जो ग्रुप मेंबर्स जितने भी है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हम लोग टीम चेंज कर देंगे तो उनका आउटपुट जो है वो चेंज हो सकता है। सो इसके लिए कभी भी टीम जो है आपका, आप प्रोफेशनल लेवल पे जब काम करते हैं तो कभी भी आपका टीम जो है वो टीम कंफर्म एक सेम नहीं होता है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपके टीम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, और वो रोटेशन ऑफ टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज अगर टीम का रोटेशन होना अगर बंद हो गया ना तो फिर हम लोग ऐसा समझ लें कि सर्टन सर्टन जो आपके ग्रुप्स है उसी के साथ में आपका प्रोजेक्ट हो पाएगा, बाकी लोगों के साथ आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये ग्रुप मेंबर्स जो भी आपके रहेंगे ना उनमें सब में ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये मेन हम लोग पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है बैलेंस टीम होना चाहिए। मतलब आप सब फ्रेशर्स को लोगे, सारे एक्सपर्ट्स को लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेशर्स एज वेल एज अगर कोई एक्सपर्ट्स है या एक्सपीरियंस पीपल है,
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये सेकेंड पॉइंट है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बंदा है जिसने बताया था कि हाँ हम लोग अगर एक ग्रुप बनाते तो वो ग्रुप में कौन से टाइप के मेंबर्स होने चाहिए, वो है। नाउ मैनेजमेंट टीम रूल्स, तो सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो पूरे टीम को कोऑर्डिनेट करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। गुड एट चर्निंग मीटिंग, टाइम टू टाइम हम लोग एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और वो जो मीटिंग है उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोगों के मीटिंग कौन लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं रहेंगे, या फिर हम लोग अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कहीं पे अगर कोई इशू आ रहा है तो हम लोग वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करेंगे, वो पॉइंट्स पे हम लोगों का बात होगा, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। प्लांट एंड आइडिया जनरेटर रहेगा, बराबर है, जो बेसिकली बताएगा कि हाँ ऐसा अगर कुछ काम चल रहा है तो हम लोग ये कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो सब। मॉनिटर इवेल्युएटर, इवेल्युएट करने का मतलब है आप जैसे एग्ज़ाम देते हो, आप पेपर लिखते हो तो उसके बाद हम लोग वो पेपर को इवेल्युएट करता है, बराबर है, वो आइडियाज़ को चेक करते हैं कि आपने जो भी अभी के लिए जो भी आपने काम किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो वो इवेल्युएशन ऑपरेटर हो गए। देन शेपर्स रहेंगे जो बेसिकली डायरेक्ट टीम एफर्ट्स को शेप करेंगे, प्रॉपर आपके एफर्ट्स जो है वो अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो वो टाइम पे वो एफर्ट्स को डायरेक्शन में हम लोग लेके आएंगे, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम करेंगे। ओके, देन उसके मैनेजमेंट रूल्स, बेलबिन मैनेजमेंट रूल क्या बोला है, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, किसके लिए रिक्वायर्ड है, और अगर आपको क्या बोला है फाइंडिंग रिसोर्सेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितने रिसोर्स लगेंगे, कौन से रिसोर्स लगेंगे, अगर वो रिसोर्सेज है देन इट्स फाइन, अगर नहीं है तो हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे हम लोगों को वो रिसोर्सेज वापस मिल पाए, है ना, ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। देन कंप्लीटर फिनिशर, कंसर्न्स विद गेटिंग टास्क कंप्लीटेड, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टास्क जो है वो आप ऑन टाइम कंप्लीट कर पाए। इम्प्लीमेंटर होगा, इम्प्लीमेंटर मतलब कोडर की बात करें, गुड टीम प्लेयर हु विल विलिंग टू अंडरटेक लेस अट्रैक्टिव टास्क एज वेल, तो अगर बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कोई जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, स्टिल हम लोग के पास ऐसे लोग होने चाहिए जो ऐसे टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए आगे आ सके, बराबर है, या हम लोग ऐसे टास्क किसी को हैंड ओवर कर सके। स्पेशलिस्ट रहेंगे, स्पेशलिस्ट मीन्स एक्सपर्ट्स जिनके पास वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिस पे हम लोग काम करें उसका एक स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा। देन उसके आगे आपको यहाँ पे बॉक्स में उसी का डिटेल दिया हुआ है। ग्रुप परफॉर्मेंस, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे सम टास्क बेटर कैरिड आउट कलेक्टिवली वाइल अदर टास्क आर बेटर डेलीगेटेड टू इंडिविजुअल, सिंपल है, बराबर है। तो ग्रुप परफॉर्मेंस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं वो थोड़े उनके जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन ग्रुप लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो उससे क्या होगा कि अगर ग्रुप में कोई 2-3 मेंबर्स अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, सम एरर, एनी इशू, तो भी हम लोग के पास वहाँ पे ऑप्शन ज़रूर होगा ना, एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअल को इजीली जज नहीं करें। इंडिविजुअल को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग वो जो इंडिविजुअल्स जो है उनको हम लोग एनकरेज करेंगे, उनको हम लोग हेल्प करेंगे, उनको हम लोग ट्रेन करेंगे, या फिर उनको हम लोग दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ में रखेंगे सो दैट वो भी अपना परफॉर्मेंस, अपना नॉलेज को और एनहांस कर पाए, ये पॉइंट रहेंगे। एडिटिव टास्क में क्या बोला है, एफर्ट्स ऑफ ईच पार्टिसिपेंट इज समड अप, एडिटिव, बराबर है, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो भी काम करे उसको हम लोग कंबाइन करके आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये आपके टास्क है। देन कंपेंसेटरी टास्क मतलब कंपेंसेशन, जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स आर सम एरर ऑफ सम कंपेंसेटेड फॉर बाय जजमेंट ऑफ अदर्स। तो कंपेंसेट मतलब कोई एक ने अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो फिर भी दूसरे ने उससे बेटर काम किया, उससे क्या होगा, उनके टास्क जो है, उनके जो भी जजमेंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कंपेंसेट हो जाएंगे। दिस इज अनदर पॉइंट। Then an example of an additive task is clearing snow. Like in a practice there might be some diseconomies of scale if there were too many people involved. ये बहुत ज़रूरी है।
तो आपको सिलेक्टिव पीपल ही रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा कचरा करके इतना बड़ा टीम बना के रखा है। तो उसमें क्या होगा, दो तीन एक्सपर्ट्स जो रहेंगे उनके ही कभी कभी जो थॉट्स है वो क्लैश होने चालू हो जाएंगे, बराबर है। तो ऐसे अगर थॉट्स आपस में क्लैश होने अगर लगे तो फिर वो अगेन निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी। तो वो भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो कंपेंसेटरी टास्क में हम लोग यही बोल रहे हैं कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट के टाइम पे आपके सर्टेन टास्क जो है या आपने अगर कुछ टास्क अगर प्रॉपर नहीं किए तो वो भी यहाँ पे कंपेंसेट हो जाएंगे, बिकॉज आपके बाकी टीम मेंबर्स जो है उन्होंने अच्छे वे में काम किया हुआ है। सो ये बेसिक वही सब है। हाँ, यहाँ से हम लोगों का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सोशल लूफिंग। क्या बोला है, टेंडेंसी ऑफ फॉर सम टीम पार्टिसिपेंट्स टू कोट एंड लेट अदर्स डू द वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे टीम मेंबर्स में जो भी टास्क है इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने बोला कि कोई कोई जो है वो सिर्फ बताते रहेगा वो काम कर रहा है, और बाकी एक्चुअल में जो काम करते रहेंगे उनके एफर्ट्स कभी काउंट ही नहीं होंगे। देन देर माइट बी सम टीम मेंबर्स जो दूसरे को असिस्ट ही नहीं करते, कभी उन्होंने खुद सीख लिया है, वो एक्सपर्ट है तो अपना काम वो कर लेंगे, और बाकी कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं जाता। तो दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो ऑल टेंडेंसी नॉट टू असिस्ट अदर टीम मेंबर्स हु हैव प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए काउंटर मेजर्स क्या रहेंगे, मेक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाइबल, कि हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो देखेंगे हम लोग। ग्रुप मेंबर्स को हम लोग वहाँ पे इन्वॉल्व करके रखेंगे, बराबर है, सो दैट अगर कोई एक पर्सन अगर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा कोई जो एक्सपर्ट है जिसने सिमिलर प्रोजेक्ट या वर्क पे पहले काम किया है उसको हम लोग हेल्प करने के लिए दूसरे को किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड रिवॉर्ड, टीम प्लेयर्स जो भी रहेंगे हम लोगों के, उनको अगर बेटर वर्क अगर कर रहे हैं, वो दूसरे को हेल्प कर रहे हैं किसी का टास्क ऑन टाइम कंप्लीट करने के लिए, तो उनको हम लोग रिवॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोले, बैरियर्स टू गुड टीम डिसीजंस। इंटरपर्सनल मतलब अगर आपका काम एक प्रॉपर हो रहा है, एक अच्छा टीम डिसीजन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तकलीफ क्या आ सकता है, आपस में जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स है, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नाउ एज वी ऑलरेडी नो, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोफेशनल आपके जॉब में बीच में नहीं आने चाहिए, वो है कन्फ्लिक्ट्स टेंड टू बी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रुप नॉर्म्स जो है, ग्रुप नॉर्म्स से ज़्यादा बड़ा आपके कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपके ग्रुप नॉर्म्स है कुछ, वो ग्रुप नॉर्म्स को आपको हमेशा फॉलो करना है, कितने भी बड़े अगर आपके कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे लेकिन हम लोग ग्रुप नॉर्म्स हमेशा फॉलो करेंगे। एंड रिस्की शिफ्ट, पीपल इन ग्रुप आर मोर लाइकली टू मेक रिस्की डिसीजन देन दे वुड एज इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप पूरे ग्रुप में हो, तो अभी अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा ग्रुप का रहता है। तो इसके लिए कभी कभी लोग जो है वो बिना सोचे समझे या बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए पूरा कोई एक रिस्क डिसीजन ले लेते हैं। अगर वो चल गया तो आपके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं चला वो आइडिया या वो डिसीजन अगर आपका रॉन्ग प्रूव होता है, देन जो इंडिविजुअल पर्सन ने डिसीजन लिया है उसके ऊपर तो कोई ब्लेम नहीं आएगा, ब्लेम किस पे आएगा, कंप्लीट ग्रुप पे आएगा। तो इसके लिए कभी कभी रिस्की डिसीजंस लेने से भी हम लोग हेजिटेट नहीं करते। तो ये अगेन एक बैरियर होता है ग्रुप टीम डिसीजंस में। ओके, डेल्फी अप्रोच क्या होता है, अवॉइड डोमिनेंट पर्सनालिटीज़, बराबर है। डोमिनेंट मतलब जो किसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और लोग उनके ज़्यादा सुनते हैं, ग्रुप्स जो भी रहेंगे उसमें वो अगेन क्लैशेस करा सकते हैं, है ना। कोई अगर प्रॉपर काम कर रहा है, उनके माइंड्स जो है उनके जो बेसिक बिहेवियर जो है उनको वो लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर कोई टीम में बहुत प्रॉपरली अगर काम कर रहा है तो उसको वो लोग क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, बीच में झगड़ा लगा सकते हैं। ये सब जो होता है वो बात कर रहे हैं। ओके, सो एनलिस्ट कोऑपरेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स को हमेशा हम लोग रखेंगे और उनका क्या डिसीजन है उसको हम लोग हमेशा फॉलो करते रहेंगे। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एक्सपर्ट्स सेंड इन देयर रिकमेंडेशन टू द मॉडरेटर, मॉडरेटर प्रेजेंट एक्सपर्ट्स विद प्रॉब्लम। हमेशा एक्सपर्ट्स का कोऑर्डिनेशन चलेगा। देन मॉडरेटर मतलब जो अभी चेक कर रहा है कि आपका जो एग्जैक्ट काम चल रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अगर कोई बग्स या एरर्स आ रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है वो है।
तो मॉडरेटर क्या करेगा, जब कभी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम या बग आ रहा है जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो वो फिर क्या करेंगे, कोई एक एक्सपर्ट को लेके आएंगे और वो एक्सपर्ट बेसिकली हेल्प करेगा हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या हम लोगों को गाइड करेगा। और वो कैसे होगा, एक्सपर्ट अपने रिकमेंडेशन भेजेगा मॉडरेटर को, और वो रिकमेंडेशन हम लोग फॉलो करेंगे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। देन रिकमेंडेशंस आर कोलेटेड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल एक्सपर्ट्स। ये भी देखेंगे हम लोग कि जो जो रिकमेंडेशंस है वो सबसे हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे ना, सब एक बार उससे गो थ्रू कर लेंगे, ये होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स कमेंट ऑन आइडियाज ऑफ अदर एंड मॉडिफाई देयर ओन रिकमेंडेशन इफ सो मूव्ड। तो ये होगा, ये बेसिक पॉइंट्स है। इफ़ मॉडरेटर डिटेक्ट कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग वापस क्या जाएंगे, वापस नए रिकमेंडेशंस हम लोग लेंगे कि एग्जिस्टिंग जो रिकमेंडेशंस या एग्जिस्टिंग जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें वापस अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो हम लोग वापस उसको चेंजेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। ओके, इसको डॉल्फी अप्रोच बोलते हैं, ये 6 स्टेप्स जो है। देन टीम हेडफुलनेस, यहाँ पे क्या बोला है, वेयर ग्रुप मेंबर्स आर अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर मेंबर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल ग्रुप ऑफ सक्सेस। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रुप मेंबर्स कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहते हैं, लेकिन जब हायर कमिटीज़ के सामने जब रिपोर्ट प्रेजेंट करने की बात आती है तो कभी कभी टीम मेंबर्स सारा क्रेडिट ले जाता है या कभी और कोई सारे क्रेडिट्स ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आपके एफर्ट्स है वो सबको पता होने चाहिए कि किसके क्या एफर्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इम्प्रेशन ऑफ कलेक्टिव माइंड, सम अटेम्प्ट्स टू प्रमोट दिस, क्या होगा, ईगोलेस प्रोग्रामिंग होना चाहिए। चीफ प्रोग्रामर जो है वो टीम में रहना चाहिए जो सबको गाइड करेगा। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी नो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। स्क्रम अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग के जो भी एफर्ट्स है वो और आगे आगे प्रमोट होते जाएंगे। सो ईगोलेस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ प्रोग्रामर टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर ओन कोड। सॉरी, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा कोडिंग किया है, आप दूसरों को बताओ कि ओके ये पैटर्न में अगर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, ये एल्गोरिदम में अगर यहाँ पे अगर चेंजेस करेंगे तो हम लोगों का जो रिजल्ट या आउटपुट है वो और बेटर हो सकता है, नंबर ऑफ बग्स आने के चांसेस कम हो सकते हैं। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरे ने अगर कोडिंग में कहीं पे अगर मिस्टेक्स की है तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे वो अपना ईगो छोड़ के आपको उसको भी बताना है, उसको भी सजेस्ट करना है कि देखो मैंने ये पैटर्न अप्लाई किया था जिससे मुझे ये वाले बेनिफिट्स हुए। ओके, ये चलेगा। देन एनकरेज प्रोग्रामर टू रीड ईच अदर्स कोड, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी इसके लिए हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग भी अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों ने सुना रहेगा। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या रहता है, 2 डेवलपर्स साथ में मिल के कोडिंग करते हैं, एक कोडिंग करते जाएगा, एक वो कोड को रिव्यू करते जाएगा। सो उससे नंबर ऑफ एरर्स जो हम लोग डेवलपमेंट के बाद लाते हैं वो कम हो जाते हैं। आर्ग्यूड दैट सॉफ्टवेयर शुड बिकम कम्यूनल नॉट पर्सनल, हैंस ईगोलेस प्रोग्रामिंग। आपका अकेले का सॉफ्टवेयर नहीं है ना, आप अकेला उसको बना रहे हैं, तो इसके लिए वो जो ईगोलेस प्रोग्रामिंग वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो बताया। अगेन डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन रहने चाहिए। टीम स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल्स कौन से हम लोग अपॉइंट करेंगे, वो इंडिविजुअल्स को हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वो रखा है। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फंक्शनल फॉर्मेट क्या बोला है, ईच फंक्शनल ग्रुप कंप्राइज ऑफ डेवलपर्स हैविंग एक्सपर्टाइज इन सम स्पेसिफिक टास्क और फंक्शनल एरिया। जो भी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे, हर कोई अपने जो टास्क आपने अपॉइंट किए उसमें उनका एक्सपर्टीज ये तो होना चाहिए। प्रोजेक्ट फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम टीम कैरीज आउट ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग एक कॉमन टीम बनाएंगे जो कंटिन्यूसली वही सेम काम करते रहेगा। सो ये हम लोग का नेक्स्ट एफर्ट है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हम लोग का प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में डिफरेंस कैसे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन लेफ्ट साइड टॉप मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट टीम है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट टीम्स रहेंगे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट टीम बना दी है और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बी वाला जो पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, वी हैव अ टॉप मैनेजमेंट, देन वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स। अब ये प्रोजेक्ट टीम्स को हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में डिवाइड किया है। फंक्शनल ग्रुप में मतलब एक कोई टीम जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहा है और साथ में टेस्टिंग कर रहा है, या फिर कोई एक टीम डेटाबेस हैंडल कर रहा है साथ में कोडिंग कर रहा है,
या रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ में कोडिंग कर रहा है। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कौन सा टीम के क्या फंक्शंस रहेंगे, जो हम लोग का कंप्लीट जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें। तो अभी ये टीम्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर वो डिज़ाइनिंग एंड डेटाबेस हैंडलिंग या डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग, यही सेम काम वो करते रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करें। फंक्शनल वर्सेस प्रोजेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, जब हम लोग अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग ए वाले पार्ट में अगर देखेंगे ना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम लोगों ने टॉप मैनेजमेंट के साथ में बेसिकली क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट टीम है हम लोग के, सिर्फ वो प्रोजेक्ट टीम अपॉइंट की है। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास ज़्यादा डिटेल नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट टीम क्या काम कर रहा है। बट अगर हम लोग सेकेंड वाले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग के पास इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन सी टीम को हम लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अपॉइंट किया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ऐसा जो भी पार्ट्स है वो सब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो फंक्शनल वर्सेस प्रोजेक्ट फॉर्मेट में वही बता रहे हैं, जब अगर हम लोग ये अप्रोचेस फॉलो करते हैं तो कौन से स्टाफ कहाँ पे अपॉइंट होने चाहिए, कौन से टास्क के ऊपर, वो इजीली पता चल जाएगा। प्रोडक्ट का क्वालिटी हम लोग बेटर बना सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक लोगों को ही हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे, और हम लोगों के पास ये डिटेल भी रहेगा कि किसके पास कौन सा जॉब स्पेशलाइजेशन है। एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मैन पावर, ये भी बेटर होगा यहाँ पे, सो दैट इससे क्या होगा कि हम लोग जितना भी हम लोग के पास 10-15 डेवलपर्स है उनको बहुत एफिशिएंटली हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे अपॉइंट कर सकते हैं। एंड इसके बेस के ऊपर जब वो हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ है वो जब अपना ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग टास्क उसको आपने अपॉइंट किया है, तो उससे उनको भी पता चलेगा कि उनका करियर अप्रोच क्या होना चाहिए, वो कौन से स्पेसिफिक टास्क में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या जो वो खुद से कर सकते हैं, वो भी वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या बता रहा है, द पूल ऑफ फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर असाइन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। लाइक हम लोग को एक फंक्शनल ग्रुप बोला है और यहाँ पे हम लोग के पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। सो देखो हम लोगों ने क्या बोला है, एक फंक्शनल मैनेजर रहेंगे, मल्टीपल फंक्शनल मैनेजर्स रहेंगे यहाँ पे, और उसके साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर्स यहाँ पे काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कौन से टीम मेंबर्स कब कौन से प्रोजेक्ट पे कितने टाइम तक काम करेंगे, बराबर है। तो ये दोनों कंबाइन काम करेंगे, फंक्शनल कौन से फंक्शंस है और कौन सा प्रोजेक्ट है, ये दोनों कंबाइन मिलके देन डिफाइन करेंगे कि कौन से एम्प्लॉयज़ कहाँ पे रहेंगे। ये हम लोग का पैटर्न होगा। ओके, देन टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी हम लोग को सबको पता है, सबको बोलने का हक होना चाहिए। ऑल आर इक्वल विद इन अ टीम, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, सो ऑल आर इक्वल हियर, एग्जैक्टली सिमिलर वे वो सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देन एक चीफ प्रोग्रामर रहेगा एंड एक मिक्स टीम होगा। मिक्स टीम मीन्स जिसमें एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं एंड फ्रेशर्स भी हो सकते हैं। सो जब फ्रेशर को हम लोग एक्सपर्ट के साथ रखेंगे तो उनको भी वो सेम सिमिलर प्रोजेक्ट का आगे जो काम करना है उसका भी नॉलेज मिलते जाएगा, ये ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मिक्स टीम है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ना चीफ प्रोग्रामर्स जो है वो क्या बता रहे हैं, वी हैव टीम मेंबर्स, और ये सारे टीम मेंबर्स जो है ये किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ है, डिज़ाइन कंसिस्टेंसी रहेगा जब आप एक स्पेसिफिक टीम मेंटेन करते हैं जिसमें थोड़े लोगों के पास एक्सपर्टीज़ भी होगा, बराबर है। और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग को क्या बोला है, चीफ प्रोग्रामर्स हम लोग अपॉइंट करेंगे, उसके सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग डिफाइन कर देंगे। देन रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग या कोडिंग जो भी है इसके लिए भी हम लोग स्पेसिफिक प्रोग्रामर्स अपॉइंट कर देंगे, जो वो स्पेसिफिक टास्क को कैसे इजीली हम लोग अचीव कर सकते हैं उस पर फोकस करने का ट्राई करेंगे, बराबर है, ये सब चलेगा। देन उसके साथ सपोर्ट टीम हमेशा एक काम करेगा जो आपका कोड जो है वो शेयर करेगा, या एडिटर होगा जो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे कोड में आपके कुछ एरर्स अगर है, कुछ प्रॉब्लम अगर है, कहीं पे वीक कोडिंग अगर है तो उसको आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है वो बताएगा। प्रोग्राम क्लर्क रहेंगे हु राइट एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टर्स। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फाइंडिंग स्टाफ कैपेबल ऑफ चीफ प्रोग्रामर रोल, जिससे क्या होगा कि अगर चीफ प्रोग्रामर कहीं पे अगर अटकता है तो ये लोग उनको वापस हेल्प कर पाएंगे। सो डेमोक्रेटिक टीम अगर आप देखेंगे तो सारे मेंबर्स जो है वो इक्वली बाकी सबसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन लिंक जो है वो बेटर होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक अगर इनफ बेटर नहीं रहेगा तो उसकी वजह से भी आप जो एफर्ट्स डालने की ट्राई कर रहे हैं वो बहुत बार
नहीं मिल पाता है ना। मिक्स टीम अप्रोच में क्या रहेगा, हम लोग के पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर सीनियर मेंबर्स रहेंगे और उसके नीचे फिर आपके टीम मेंबर्स आएंगे। तो टीम मेंबर्स किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सीनियर मेंबर्स से, और सीनियर मेंबर्स फिर आगे वो सेम रिपोर्टिंग जो है वो आगे कन्वे करेंगे टू प्रोजेक्ट मैनेजर, बराबर है। देन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, हम लोगों ने समझा है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होगा, एक एग्जिस्टिंग कोड को आप एनहांस करने की ट्राई कर रहे हैं, बराबर है। आप उसी का डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे, उसमें हम लोग वापस कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं आप वो बताएंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे चलेंगे। सो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देन उसके आगे क्या बोला है, सॉफ्टवेयर रेगुलरली रिफैक्टर्ड टू क्लेरिफाई इट्स स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। देन उसके आगे क्या बोला है, टेस्ट केसेस हम लोग बताएंगे एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पेयर प्रोग्रामिंग क्या बोला है, अ डेवलपमेंट ऑफ को पायलट कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा डेवलपमेंट टीम में, क्योंकि एक सपोर्ट टीम हमेशा आपके साथ काम करेगा और वो सपोर्ट टीम बेसिकली डिफाइन करेगा कि कौन क्या टास्क कर सकता है, ये आपका सपोर्ट टीम बताएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके आगे फिर स्क्रम अप्रोच कैसे काम करता है, वो सेम स्क्रम अप्रोच जो है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो आई होप स्क्रम अप्रोच जो है उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप जाके वापस वो सेम जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। येस, एनीवन, एनी डाउट, बोलो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? यस गाइस, नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपेंडेंसीज। यहाँ पे एज यू कैन सी डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होगा वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो टीम में डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है, आपके टीम मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, और प्लस अगर कोई एरर या कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो टाइम पे दे आर डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज और द रिस्पॉन्स फ्रॉम सम एक्सपर्ट साइड। सो एज यू कैन सी प्रीवियस डिस्कशन ऑन अ टीम, जहाँ पे हम लोग मेन फोकस किस पे रहता है, कम्युनिकेशन इनसाइड अ टीम, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार अगर टीम्स जो हम लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में आपस में ही अगर कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो कम्युनिकेशन गैप के वजह से भी आपके टीम्स में जो काम है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। सो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है बहुत बार। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या बताने की ट्राई कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन जो रहेगा वो टीम मेंबर्स और बाकी यूनिट्स के बीच में हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। अब वो प्रॉपर का मतलब क्या है, वो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोऑर्डिनेशन थियोरी हैज़ आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक जहाँ पे रिसोर्सेज आप आपस में शेयर कर रहे हैं, ये है क्यों, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और काम बहुत ज़्यादा है। तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम आप काम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों का फोकस होगा। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर कस्टमर राइट टाइम रिलेशंस कैसे होने चाहिए, बराबर है। प्रोड्यूसर कस्टमर रिलेशंस कैसे होने चाहिए, बिकॉज कस्टमर जो है वो आप पे ट्रस्ट कर सके, ये लेवल आना चाहिए उसमें। बिकॉज अगर आप जो कस्टमर है वो अगर आपके एक्टिविटीज़ पे आप जो उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उस पर अगर उसको ट्रस्ट नहीं है, या आप जो उसको बना के देंगे वो कंफर्म उसके काम का होगा या नहीं, अगर उसको वो पता नहीं है, देन अगेन वो आपके लिए अगेन एक ड्रॉबैक होगा, सेटबैक होगा। ओके, देन टास्क सब टास्क डिपेंडेंसी, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क सीक्वेंस ऑफ सब टास्क हैव टू बी कैरिड आउट। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पॉट चार्ट में देखा था कि सपोज अगर टास्क ए इज डिपेंड्स ऑन टास्क बी, तो वो टाइम पे आपको कौन से टास्क पहले करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज मोर फॉर रेलिवेंस ऑफ एक्टिविटीज टू require movement over a large geographical area, but arranging delivery and installation IT equipment might be identified as such, बराबर है। तो एक्सेसिबिलिटी डिपेंडेंसी राइट प्लेस आपके पास होना चाहिए, कहाँ से आप ये चीज़ों को एक्सेस करने वाले हैं, अदरवाइज आप वो मेहनत करके भी मतलब नहीं होगा। यूजेबिलिटी क्या है, वो यूजेबिलिटी क्या है वो यहाँ पे हम लोग बताएंगे। एंड फिट रिक्वायरमेंट, आप जो भी डेवलप कर रहे हैं वो कितने एक्यूरेट है, कितने प्रॉपर है वो सारे रिक्वायरमेंट्स, उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ओके,
देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई वर्चुअल प्रोजेक्ट्स। जो हम लोग फिजिकल प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों को क्यों नहीं करना। सो एज यू कैन सी हियर कि हम लोग अगर फिजिकल प्रोजेक्ट्स पे अगर कहीं पे अगर काम कर रहे हैं तो वो टाइम पे आपके पास अकॉर्डिंगली उतना फ्लोर स्पेस होना चाहिए, उतना फिजिकल स्पेस होना चाहिए, है ना, ये सारे फैक्टर्स आएंगे। लेकिन अगर उसके सामने अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग वर्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप अलग अलग लोकेशन से लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से वो अपना काम करेंगे। तो अगेन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ओके, वो यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, सो नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को क्या बोला हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि हम लोग अगर कोई एक प्लेस है उसको हम लोग ज़्यादा नॉइज़ है तो वहाँ पे हम लोग का काम प्रॉपर नहीं हो सकता है। देन और कोई प्लेसेस है वहाँ पे हम लोग का काम प्रॉपर नहीं हो सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर इज़ सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, बराबर है। सो वो सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको दिए। पॉसिबल एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर आप वर्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फर्दर एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। इसमें वापस अभी कुछ मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से। टाइम एंड प्लेस कौन सा होना चाहिए, कौन से टाइम पे आप कहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, वो सारे फैक्टर्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, देन उसके आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आप कौन से टाइम पे कौन से प्लेस पे आप काम करेंगे, देन वो टाइम पे कौन से इंटरव्यूज़ रहेंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे आप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, ये वाले पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो ये जो भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया आई थिंक ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। एज़ यू कैन सी कि हम लोग बहुत कॉमन फैक्टर्स या कॉमन पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम या डाउट नहीं होना चाहिए। येस, एनीवन, एनी डाउट्स नाउ? आई होप ये बहुत सिंपल है गाइस, एनीवन? और वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे चल रहा है बिकॉज अगर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लीडरशिप होना चाहिए, अच्छा सा लीडरशिप में ऑथोरिटी टाइप होना चाहिए, पोजीशन पावर होगा हम लोगों का, कनेक्शन पावर होना चाहिए, वही सिंपल से बोल वचन पॉइंट्स है। यस, डाउट है किसी को, बताओ जल्दी से। यस, एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर, नो डाउट। ओके, लीडरशिप है, टाइप्स ऑफ पावर कौन से रहेंगे, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब जो हर किसी को बोलने का चांस देंगे, जो हर किसी का बात सुनते हैं, ऐसे पोजीशंस हो सकते हैं हम लोग के पास, राइट। सो ये सारे हम लोग के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं फिलहाल के लिए। तो लीडरशिप स्टाइल कैसे रहेगा वो दिया हुआ है आपको, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस इन दिस चैप्टर। सो एज यू कैन सी बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। आप एक बार फिर भी आई विल गिव यू सम टाइम, आप एक बार फिर भी वो चेक कर लो, कुछ डाउट्स है तो पूछो, एल्स विल स्टार्ट विद चैप्टर 13। सो दिस इज लास्ट आवर SPM सिलेबस। एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब क्या है। क्वालिटी का मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन बताया कि टाइम टू रिकवर एंड टाइम बिटवीन फेलियर, इसको ये फैक्टर्स को हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जितना क्रिटिकल सॉफ्टवेयर रहेगा उतना क्वालिटी बेटर करना ज़्यादा मैटर करता है। क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या रहेगा, जितना ह्यूमन डिपेंडेंस ज़्यादा रहेगा उतना सॉफ्टवेयर ज़्यादा क्रिटिकल होगा, रिमेंबर दिस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलते हैं कि आप मेडिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिस पे पेशेंट्स को हम लोग वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर करेंगे, सो अगेन वो क्या हो गया, वो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर हो गया। बिकॉज आप सॉफ्टवेयर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, राइट। सो अगेन वो क्या हो गया, दैट इज़ वन टाइप ऑफ अ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जिस पे ह्यूमन डिपेंडेंस, डॉक्टर का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करके ही उसी के बेस के ऊपर दे आर गोइंग टू टेस्ट द यूजर्स, बराबर है। इंटेंजिबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो बहुत बार क्वालिटी जो है वो हम लोग देख के नहीं बता सकते बिकॉज जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है वी कैन टच दोज प्रोडक्ट्स एंड वी कैन से कि उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द
वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दी व्हाट वी से द क्वालिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते तब तक पता नहीं चल पाएगा, बराबर है। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, प्रोजेक्ट कंट्रोल कंसर्न, एरर अक्यूमुलेटेड विथ ईच स्टेज, मतलब नंबर ऑफ एरर्स जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना एरर्स जो है वो और इंक्रीज होते जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ एरर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे अगर आप जो क्रिटिकलिटी जो है सॉफ्टवेयर में वो बढ़ते जाता है या सॉफ्टवेयर ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स होते जाता है। एरर बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज आप अगर स्टार्टिंग के स्टेजेस में अगर आप वो एरर्स को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो एरर्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव रहते हैं, आप बहुत इजीली उसको रिमूव कर पाते हैं। लेकिन अगर एक बार प्रोजेक्ट बन गया और उसके बाद में अगर आपको कोई एक एरर्स मिलता है ना तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बराबर है। तो स्टार्टिंग में अगर सपोज रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिज़ाइनिंग लेवल पे अगर आपको कोई एरर मिल गया देन इट इज़ वेरी सिंपल और इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दोज एरर कंपेयर टू जब वो एरर्स आपको मिलते हैं डेवलपमेंट होने के बाद में, या जब अगर वो एरर्स आपको मिलते हैं जब आप फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो आप सबमिट कर रहे हैं क्लाइंट एंड पे, तो अगेन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द एरर्स रिमूवल प्रोसेस, दैट इज़ टेस्टिंग, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कभी आपको कितने लेवल तक का टेस्टिंग करना है, कभी आपको स्टॉप करना है। बहुत बार हम लोगों को वो लिमिट पता नहीं रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि बहुत बार हम लोग ओवर टेस्टिंग करते हैं और उससे भी आपके बहुत ज़्यादा जो मेन जो बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये आपका टेस्टिंग वाला पार्ट हो गया। अब आपको क्वालिटी चेक करने के लिए ऑफकोर्स टेस्ट तो करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को, लेकिन वो टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए कितना लेवल तक का हम लोग टेस्टिंग करेंगे वहाँ पे, बिकॉज अगर आपको कहाँ तक का टेस्टिंग होगा, कितने लेवल तक का टेस्टिंग होगा, अगर ये पता नहीं है देन अगेन इट दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो वो यहाँ पे आ गया क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो हम लोग क्वालिटी का मतलब क्या है, नाउ रिमेंबर क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम डेवलपर, टेस्टर्स एंड डिज़ाइनर्स और यूज़र्स, वो सबके लिए क्वालिटी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग एक यूज़र की बात करते हैं तो यूज़र के लिए क्वालिटी का मतलब क्या रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एरर फ्री चलना चाहिए, उसमें जब कभी अगर वो कोई टास्क परफॉर्म करने की ट्राई करता है तो वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट मिलना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे डेफिनेशंस हो गए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, यूज़र परस्पेक्टिव से क्वालिटी के डेफिनेशंस हो गए। देन उसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, स्केल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, बराबर है, ये आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर देखते हैं फॉर अ क्वालिटी परस्पेक्टिव, तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कौन से लेवल तक का स्केलिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना, क्या क्वालिटी होना चाहिए। सपोज अगर मैं मेजर करके बताता हूँ कि हाँ मिनिमम इतना लेवल का क्वालिटी तो हम लोग को रिक्वायर्ड होगा। देन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी, बराबर है, लगा लाइक प्रैक्टिकली अगर हम लोग चेक करते हैं तो आप कितना, आपका सॉफ्टवेयर कितना कैपेबल है, कितना वो वहाँ पे व्हाट वी से कि वो कितना बेसिकली प्रैक्टिकल्स जब हम लोग अगर यूज़र्स अगर वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं तो वो टाइम पे वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेस वो हैंडल कर पाता है, कितना लोड वो बेयर कर पाता है, ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं। देन मिनिमली एक्सेप्टेबल, लोअर एक्सेप्टेबल वैल्यू इफ़ कंपेंसेटेड फॉर बाय हायर क्वालिटी लेवल्स एल्सवेयर, बराबर है। तो ये आपको देखना है कि एक्सेप्टेबल लेवल क्या रहेंगे, आप कहाँ पे कंपेंसेशन कर सकते हैं, कहाँ पे क्वालिटी हाई रखना है वो रखेंगे। टारगेट रेंज क्या होगा, डिज़ायरेबल कितना लेवल का क्वालिटी आपको देना है, और ये सब फैक्टर्स को किसके बेस के ऊपर डिफाइन होंगे कि आप फाइनली जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी लेवल आपको कहाँ तक लेके जाना है। क्वालिटी लेवल कहाँ तक लेके जाने का मतलब है कि आपका डिज़ायरेबल रिजल्ट क्या होना चाहिए कंपेयर टू, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास अलग अलग राइवल्स हैं हम लोग के जिनके पास सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो उनके कंपैरिजन में आपका क्वालिटी लेवल कहाँ तक आना चाहिए, वो फैक्टर पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ओके, सो आईएसओ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे देखो क्या बोला है, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करेंगे, उसके बाद डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कौन सा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके आगे फाइनली कोडिंग टेस्टिंग के लिए आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और टेस्टेड कोड को आप कैसे वे में डिलीवर कर रहे हैं, ये सबके लिए ISO 12207 ने एक रेडी टेम्पलेट बनाया हुआ है। आप समझ लो कि जैसे हम लोग के पास हम लोग के सबके पास जैसे एक
व्हाट वी से, हम लोग के सबके पास जैसे एक टेम्पलेट होता है, रेडी डिज़ाइन होता है कि हाँ ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कोई एक SDLC जैसे हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो वो SDLC में जैसे आपके पॉइंट्स रहते हैं ना, जैसे स्टेप्स रहते हैं ना, वो वाले स्टेप्स हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये सिंपल SDLC का ही डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम ISO पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और ऊपर जो भी हम लोग के पॉइंट्स है वो सारे डायग्राम के पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ISO स्टैंडर्ड एक बहुत टेक्निकली प्रॉपरली आपको बताता है कि आपको जब सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ये वाले स्टेप्स XYZ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। वो आप कैसे फॉलो करेंगे वो बताता है। आप जब फॉलो कर रहे हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर वहाँ पे आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताता है। क्या क्वालिटी आपको मेंटेन करना है, और वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप कौन से डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये सब के ऊपर उनका फोकस रहता है। और यही फोकस अगर आप देखेंगे ना, ये सेम फोकस हम लोग आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ISO 9126 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है। सो बेसिकली अगर ये सर्टिफिकेशन अगर मिलता है दैट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी काफ़ी बेटर है, जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। सो एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या रहेंगे, एक्सटर्नल क्वालिटीज़ रहेंगे जो यूज़र को विजिबल होंगे, और इंटरनल क्वालिटीज़ रहेंगे जो डेवलपर जब डेवलप कर रहा है उसको पता रहेगा। मतलब आपने सॉफ्टवेयर कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, एल्गोरिदम कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई थर्ड पर्सन अनवांटेड जो उसके लिए जो डेटा नहीं है उसका एक्सेस वो कर सकता है नहीं कर सकता, ये वाले पॉइंट्स पे हम लोगों का फोकस होगा, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। सो उसके बाद अगर आप देखेंगे असेसमेंट जो आप प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर का जो असेसमेंट होगा उसके लिए ISO 14598 ये असेसमेंट स्टैंडर्ड होता है। तो आप देखो कि ये असेसमेंट के बेस के ऊपर, असेसमेंट मतलब चेक करना, तो ये असेसमेंट जो आपने किया है विद रिस्पेक्ट टू ISO 14598 उसके बेस के ऊपर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेशन मिलेगा ISO 9126। सो दिस आर द डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं जो आपको बता दें कि आप जो काम करेंगे वो आपको कैसे वे में काम करना है, वो बेसिकली यहाँ पे ये सारे सॉफ्टवेयर्स बताते हैं। सो टाइप ऑफ क्वालिटी असेसमेंट क्या रहेगा, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर जब क्लाइंट एक्वायर करता है वो टाइम पे क्या करेंगे, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर यूज़र का कोई है जो इसको यूज़ करने वाला है उसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। रिमेंबर दिस, ओके। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ISO 9126 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी जो है उसके यहाँ पे सर्टन आपको स्टेप्स दिए हुए, क्या क्या स्टेप्स है, क्या एक प्रोसेस फॉलो करेंगे फॉर अ प्रोसेस क्वालिटी। देखो ISO मेजर्स करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे देखो प्रोसेस मेजरमेंट, मतलब आप क्या डेवलपमेंट के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। और वो पॉइंट्स क्या है अगर आप देखेंगे तो वो फर्स्ट पॉइंट्स है प्रोसेस मेजरमेंट, और उसके लिए ISO स्टैंडर्ड कौन सा है 15504, दिस इज द स्टैंडर्ड, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड मिला हुआ है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपको क्या बोला है, इंटरनल क्वालिटी एट्रीब्यूट। इंटरनल क्वालिटी एट्रीब्यूट मतलब आप जब डेवलप कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को तो वो टाइम पे इंटरनल क्वालिटी क्या होना चाहिए उसके पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंटरनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में हम लोग डेवलपर पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्वालिटी पॉइंट्स पे बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक अगर मैं डेवलपमेंट टेक्निक्स अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो टाइम पे हम लोग के पॉइंट्स क्या रहेंगे, अगर ये XYZ डेवलपमेंट टेक्निक्स अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके हम लोग के पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये सारे फैक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो है कि हम लोग के एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मतलब यूज़र को जो दिख रहा है वो क्या रहेगा, वो कितना बेटर रहेगा, वो पॉइंट्स पे आएंगे। एंड क्वालिटी इन यूज़ मतलब क्वालिटी इन यूज़ मेजर्स की जब ये प्रैक्टिकली आपके यूज़र्स या जो आपके यूज़र्स है वो यूज़ कर रहे हैं तो उनका पर्सपेक्टिव या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि उनको कैसा रिजल्ट मिल रहा है फॉर दिस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, वो पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग का फोकस होगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो क्वालिटी इन यूज़ क्या होगा, इफेक्टिवनेस क्या है, वो कितना प्रोडक्टिविटी है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, यूज़र फ्रेंडली कितना है, सेफ्टी कितना है, अगर अनवांटेड कोई यूज़र अगर कोई डेटा को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है तो उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना। एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है अगर मार्केट में सिमिलर दूसरे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में। देन क्वालिटी मॉडल्स यहाँ पे रहेंगे। सो ये क्वालिटी मॉडल्स जो है ना ये आप अगर देखेंगे तो अगेन अलग अलग जो हम लोग के साइंटिस्ट हैं उनके सर्टन मॉडल्स है। सो ये पॉइंट से आई थिंक हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम करें तो अच्छा रहेगा, एक छोटा सा लेक्चर हम लोग का बचेगा यहाँ पे।
ठीक है। सो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं।